नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आशा सरमाल। आप देख रहे हैं रिपोर्टर में आज हम सबसे पहले बात करेंगे अनंतनाग के अंदर जिस तरह से बड़ी सफलता सुरक्षा बलों को हाथ लगती हुई नजर आ रही है और साथ ही आपको बताते चले कि 2 आतंकवादियों को आज जहन्नुम पहुंचा दिया गया है। और जाहिर तौर पर आपको यह भी बताते चले कि पुलिस को आज यहां बड़ी कामयाबी हाथ लगी है और ग्राउंड जीरो पर लगातार हमारे संवाददाता फिदा हुसैन भी पहुंचे हुए थे, किस तरह से अपडेट कर रहे हैं। और खास बातचीत उनकी एसएसपी संदीप चौधरी के साथ भी हुई है। क्या कुछ बातचीत हुई है, देखिए। इस वक्त मैं कंडीपुरा में हूं और मेरे साथ है एसएसपी अनंतनाग आईपीएस संदीप चौधरी। खुद यहां पे इस सिचुएशन को मॉनिटर कर रहे हैं। कल से जब हम यहां पर पहुंचे थे, कल जब हम ग्राउंड जीरो पे थे, 5 बजे के आसपास सिक्योरिटी फोर्सेस को ये खबर मिली कि इस इलाके में मिलिटेंट है, तो उसके बाद इन्होंने मौका भी दिया सरेंडर करने के लिए। उन्होंने हथियार नहीं डाले। इस बीच कितने मिलिटेंट इसमें हलाक हुए हैं, इन सब पर हमारे साथ मौजूद है एसएसपी अनंतनाग। सर, सबसे पहले स्वागत है आपका। सर, इस हवाले से, एनकाउंटर के हवाले से, कल शाम को अनंतनाग पुलिस की हमारी टीम के पास एक स्पेसिफिक इनपुट आई थी 2 आतंकवादियों की मौजूदगी के बारे में। उसी के बेसिस पर हमने आर्मी की 3RR और लोकल सीआरपीएफ यूनिट को साथ लेकर एक जॉइंट ऑपरेशन लॉन्च किया गांव कंडीपुरा अनंतनाग में। उस ऑपरेशन को दौरान हमने आतंकवादियों को अनाउंसमेंट के द्वारा मौका भी दिया कि वो सरेंडर करें, लेकिन उसके बजाय उन्होंने हमारी पार्टीज़ पर फायर किया। पूरी रात ये ऑपरेशन चला और आज सुबह भी कुछ घंटों तक खिंचा। इस ऑपरेशन के कंक्लूजन के बाद 2 आतंकवादी जो जैश ए मोहम्मद से ताल्लुक़ रखते हैं वो मारे गए हैं। उनकी बाकी की आइडेंटिटी असर्टन की जा रही है और उनकी पोजीशन से आर्म्स एंड एम्यूनिशन रिकवर हुए हैं। थैंक यू। सर, लॉ एंड ऑर्डर को खुद आपने यहाँ पर देखा है। कल से ही उसको अमन कानून को बाहर रखने के लिए इजाफी सिक्योरिटी फोर्सेस यहाँ पर थी और यहाँ पर क्योंकि ये आबाई इलाका है और आवाम को पहले आपने निकाला ताकि किसी सिविलियन को कोई नुकसान न पहुँचे, तो क्या इसीलिए आपको इतना वक्त लगा? हमेशा हमारी कोशिश रहती है कि सिविलियंस को किसी तरह का नुकसान ना हो, ना उनकी प्रॉपर्टी को, ना जानो माल को। तो उसी की नज़र रखते हुए हमने सिविलियंस को निकाला। आसपास के मोहल्ले में जितने घर थे सबको निकाला और साफ तरीके से बिना सिविलियन कैजुअल्टी हुए इस ऑपरेशन को अंजाम दिया गया। थैंक यू। तो ये थे एसएसपी अनंतनाग संदीप चौधरी जो बात कर रहे थे एनकाउंटर के हवाले से कि इसमें जैश ए मोहम्मद के 2 मिलिटेंट जो है हलाक हुए और उनके पास से हथियार भी बरामद किए गए। हालांकि दोनों मिलिटेंटों को मौका दिया गया है कि हथियार डालने के लिए, लेकिन उन्होंने सिक्योरिटी फोर्सेस पर फायर खोला। जवाबी कार्रवाई की गई। फिदा हुसैन, गुलिस्तान न्यूज़, अनंतनाग। चलिए अब आपको शहर श्रीनगर लिए चलते हैं और शहर श्रीनगर से दिखा देते हैं कि थोड़ी सी बारिश होने की वजह से म्युनिसिपैलिटी विभाग की किस तरह से पोल खुल रही है। इरफान फाजिल रिपोर्ट कर रहे हैं, देखिए। थोड़ी सी बारिशें क्या हुई और हम देख रहे हैं कि लो लाइन एरियाज के साथ साथ पूरे शहर में इस वक्त पानी जमा हो रहा है। अगर बात करें छानपोरा, नटीपोरा, रामबाग या बाबड़म इलाके की, तो बारिशों के साथ साथ सड़कें ज़ेरियाब हो जाती है। और हम इस वक्त मौजूद हैं एक वीआईपी कॉलोनी में और मैं अपने कैमरा पर्सन से गुजारिश करूंगा कि वो दिखाएं कि इस वक्त सड़कों की हालत कैसी है। कि एक साइड से अगर आप देख रहे हैं कि बारिशें हो रही है, मगर वीवीआईपी कॉलोनी की जो हालत है इतनी खस्त हो गई है कि चलना फिरना, यहाँ पे चलने फिरने में दुश्वारियाँ पैदा हो रही है। ख़ास तौर पर अगर बात करें श्रीनगर म्यूनसिपैलिटी को लेकर, जिस तरीके से कल उन्होंने ड्राइव भी ली थी और शहर को बेहतर बनाने की कोशिश की जा रही है, ख़ास तौर पर लिटर फ्री उसे बनाने की कोशिश की जा रही है, मगर आप देख सकते हैं कि किस तरीके से हालत जो है वीवीआईपी कॉलोनीज़ में हो चुकी है, जबकि चलने फिरने में काफ़ी ज़्यादा दुश्वारियाँ हो रही है। और ख़ास तौर पर अगर देखा जाए ये हालात न बल्कि आज ही है बल्कि कई सालों से है। जब भी बारिशें होती है मौसम ख़राब हो जाता है और उसके बाद हम देखते हैं कि मैक्सिमम जो ड्रेन्स में जो सिल्ट होता है या ख़ास तौर पर यूडी महकमे की मैं बात करूँ या म्यूनसिपैलिटी को लेकर जो बड़े बड़े दावे बुलंद करती रहती है, मगर साथ ही साथ मिसाल आपके सामने है कि इस वक्त बारिशों की वजह से वादी कश्मीर के शहर श्रीनगर और ख़ास तौर पर वीवीआईपी कॉलोनीज़ की हालत क्या है। विद वीडियो जर्नलिस्ट आबिद कादिर के साथ सईद इरफान फाजिल, गुलिस्तान न्यूज़, श्रीनगर। साथ ही आपको लिए चलेंगे श्रीनगर और श्रीनगर से सनम एजाज हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ रहे हैं। क्या कुछ अपडेट कर रहे हैं, देखिए। 2 मुकद्दस दिन शब-ए महराज की तकरीबात और शब-ए महराज की तकरीबात के दौरान आज कश्मीर वादी से लेकर मुल्क की दूसरे बड़े दरगाहों और ज़ियारतगाहों में तकरीबात होने जा रही है। लेकिन कश्मीर में
वक्फ बोर्ड का फरमान भी अब कंट्रोवर्सी का शिकार हो रहा है। वक्फ बोर्ड का फरमान है कि आज रात को जो भी शबखानी की मजालिस होती हैं वो नहीं होगी, कोविड के SOPs का ख्याल रखते हुए। लेकिन कश्मीर में लोग जो खास तौर पे मजहबी मामलात पे नजर रखते हैं, उनका कहना है कि क्या कोविड गाइडलाइन सिर्फ मजहबी मामलात के लिए? कल जुम्मे की नमाज की इजाजत है, दिन भर नमाजों की इजाजत है, लेकिन शबखानी की इजाजत कोविड को लेकर क्यों नहीं? और जबकि मुल्क में इंतखाबात के दौरान कोविड की गाइडलाइन की परखचियां उड़ाई जाती हैं, हड़तालों और मुजाहरों के दौरान, प्रदर्शनों के दौरान कोविड की गाइडलाइंस का खुलम खुला उल्लंघन किया जाता है, फिर इस पर सबसे बड़ा क्यों मामला, क्यों विवादों में खड़ा? और वक्फ बोर्ड, जो जम्मू कश्मीर का वक्फ बोर्ड, जिस पर पहले से ही सवाल उठते रहते हैं और लोग पूछते रहते हैं कि मुल्क के जो खासतौर पर जम्मू कश्मीर के मुसलमानों के सबसे बड़े ज्यादा असासे इनके पास होने के बावजूद भी ये कुछ बड़ा काम तो नहीं कर सका है, सिर्फ फरमान जारी करता रहता है। और वो भी फरमान जिनके बारे में कुछ लोग कहते हैं कि बेतुके फरमान होते हैं। लेकिन इसके साथ साथ आज शिवरात्रि के दिन है और शिवरात्रि के मुकद्दस दिन पर कश्मीर में बहुत से लोगों ने आज पंडित बरादरी के लोगों को मुबारकबादी दी। सोशल मीडिया पर भी मुबारकबादी दी जा रही है और कुछ लोग अपने दोस्तों के घरों तक भी जाके वो पुरानी रिवायती भाईचारा भी दिखाते हुए उन्हें मुबारकबाद दे रहे हैं। और आज मंदिरों में अच्छी खासी गहमा गहमी है, पूजा पाठ भी हो रही है। लेकिन इसके साथ साथ कश्मीर में इस सारे के दौरान बारिश का न थमने वाला सिलसिला बराबर जारी है। महकमे मौसमियात से 15 मार्च तक की पेशन गोई कर रखी है और ये भी बताया कि ऊपरी इलाकों में बर्फबारी होगी और ऊपरी इलाकों में हो ही भी रही है बर्फबारी। गुलमर्ग में बर्फबारी हो रही है और गुलमर्ग के साथ वादी के दूसरे ऊपरी इलाकों में बर्फबारी हुई है। और इस बर्फबारी से और या इस बारिशों से आम कश्मीरी को जहाँ बहुत कुछ झेलना भी पड़ता है, लेकिन ये खुशी की बात उन लोगों के लिए है जो मुल्क या देश के दूसरे हिस्सों से आके कश्मीर आते हैं, एज टूरिस्ट आते हैं और फिर यहाँ कुदरत के मनाजिर का मजा लेते हैं और इस बर्फबारी उस बारिश में उनके मजे दोबाले हो जाते हैं। आबिद कादिर के साथ सनम आजाद, श्रीनगर, कश्मीर। चलिए अब आपको बड़गाम लिए चले और बड़गाम से भी दिखा देते हैं कि आज मुशायरे का आयोजन किया गया था। अलग अलग जगहों से कवियों को बुलाया गया था। किस तरह से पूरा ये कार्यक्रम रहा है, अशरफ डार की इस रिपोर्ट में देखिए। हजरत अली का जो नक्श है, नक्शपा है, हमें चाहिए उस पर चलना। अगर आजकल के ज़माने की बात हम करेंगे, जो हमारे जवान है, हमारे लिए एक आईन है, वो सामने है। हमें हज़रत करमुल्लाह तआला वजह का करैक्टर, वो किरदार, बासित शवहर, बासित बाप, बासित दामाद, बासित दोस्त, उनका क्या किरदार रहा है, वो किस शख्सियत के मालिक थे, हमारे लिए उतना ही काफ़ी है। हम उनको देखेंगे, हम उनको पढ़ेंगे, हम ये समझें कि हज़रत अली करमुल्लाह तआला वजह, उन्होंने हर मोड़ पर अपना किरदार कैसा निभाया। उन्होंने देखिए, जब वो बादशाह थे, वो तो माशाल्लाह आज भी बादशाह है, अपनी बादशाही में वो क्या कर रहे थे? एक मजदूर की हैसियत से काम कर रहे थे। इससे और क्या हो सकता है हमारे लिए? रशली ये राह मशल हमारे लिए और क्या हो सकता है? अली अलैहिस्सलातु वस्सलाम का जितना कहा है, जब उन्होंने कहा है, जब हम देखते हैं उनका जो किताबों में लिखा है उनके बारे में, सबसे पहले उनकी एक बात है यहाँ पर, इल्म से आला अदब है। देखिए, ये जो यहाँ पर महफिलें होते हैं, इनमें हम अदब पहले चाहते हैं, फिर इल्म। अगर हम ऐसी महफिलें करेंगे, ऐसी महफिलें सजाएंगे जिनमें हम जिक्र करेंगे हज़रत अली करमुल्लाह तआला वजह की, आज तो उन्हीं का दिन हम मनाए यहाँ पर, लेकिन हमने ये सोचना है कि उनका कैरेक्टर क्या था, हमें उसके पीछे पीछे चलना है। अगर हमें कुछ हासिल करना है तो हमें उनका आईन सामने रखना है, हमें रखना है सामने हज़रत अली करमुल्लाह तआला वजह क्या शख्सियत है, उन्होंने क्या कुछ फरमाया है, उन्होंने क्या कुछ कहा है, हमें उस पर अमल करना चाहिए। क्योंकि उनका लक़ब है शेर खुदा, खुदा के शेर। माशाल्लाह, जिस कौम में हमारे इस्लाम में शेर खुदा है तो हमें किस चीज़ की कमी है? इस पर बहुत ज़्यादा गुफ्तगू हो सकती है, लेकिन मैं मुख्तसर में अर्ज़ करूँगा। कहते तो हम बहुत कुछ है, जब हम देखते हैं हम गुफ्तार के गाजी है। मसला सिर्फ ये है कि हम अपने आमाल में इसको लागू कर लें, चालू कर लें, अमलन हम कुछ करके दिखा दें। मतलब अली पे सब जितने भी है, चाहे मुसलमान है, हिंदू है, किसी भी मसलब से ताल्लुक़ रखने वाले, अली को सब मानते हैं। लेकिन अमलन क्या अली के किरदार पर हम काम करते हैं? ऐसा करते हैं। अली की सादगी को देख लो, अली की किरदार को देख लो, अली की बहादुरी को देख लो, अली की शुजात, जुर्रत और उनकी जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ है, इस साल को देखो। चलिए अब आपको गुलमर्ग लिए चलते हैं और गुलमर्ग से दिखा देते हैं कि बर्फबारी वहां पर हुई है और किस तरह से सूरत हाल बने हुए हैं, क्योंकि बाहर से पर्यटकों का तांता यहां पर लगना शुरू हो गया है। इशफाक डार रिपोर्ट कर रहे हैं, देखिए।
बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है ये। हमने ये एक्सपेक्ट नहीं किया था मार्च के टाइम पे स्नो एक्सपेक्ट किया था, बट ये इतना खूबसूरत ऐसा एक्सपेक्ट नहीं किया था। बहुत खूबसूरत है। यहाँ के लोग भी बहुत ज़्यादा अच्छे हैं, बहुत हेल्पफुल है, बहुत केयरिंग है। यहाँ के लोग हेल्पफुल है। किए थे कि हम लोग कैसे स्नोफॉल मिले और लगता है हमारी दुआ कबूल हो गई, बिकॉज इट्स रियली ब्यूटीफुल और मतलब बहुत मज़ा आ रहा है। फर्स्ट टाइम मैं ऐसे क्लाइमेट को देख रहा हूँ और ये बहुत ब्यूटीफुल है। इसको हर कोई लाइक करता है, सेहत में बहुत इजाफा हो सकता है, टूरिस्ट बहुत आ सकते हैं, क्योंकि लाइक स्नोफॉल हर कोई टूरिस्ट गिरता हुआ लाइक करता है, स्नोफॉल होते हुए लाइक करता है। महकमा मौसमियात की पेशगोई के मुताबिक वादी के मैदानी इलाकों में अगरचे पिछले कई दिनों से लगातार बारिशों का न थमने वाला सिलसिला जारी है, वही सियाती मुकाम गुलमर्ग टंगमर्ग में इस बार एक बार फिर जो है बर्फबारी हुई है। और सियाती मुकाम गुलमर्ग पहुंचे सयाहों ने हमसे बात की तो उनका यही कहना है कि इस बार जो है सियाती मुकाम गुलमर्ग के मौसम में जो तब्दीली हुई है, सयाह इस बर्फबारी से लुत्फ अंदोज हो रहे थे और मकामी लोगों को कहीं न कहीं इस बर्फबारी और बारिशों से कई परेशानियों का सामना भी करना पड़ सकता है। इशफाक डार, JK 24/7 न्यूज, गुलमर्ग, कश्मीर। चलिए अब आपको जिला पट्टन लिए चलेंगे और पट्टन से दिखा देते हैं कि किस तरह से हेल्थ सेंटर की भी सुविधा वहां पर नहीं है और हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट की तरफ से भी नुमाइंदे जो यहां पर पहुंचते हैं वो अच्छे से काम नहीं करते हैं। राही निसार अपडेट कर रहे हैं, देखिए। इससे पहले मैंने सुना था कि यहाँ पे खोल दिया गया था कि सीड्स के बारे में एग्रीकल्चर का सेंटर कोई खुला था, तो उसको बंद किया गया। वो उसको बंद किया गया, वो कुछ दिनों के लिए रहा यहाँ बस। बाकी ऐसे ही कहा उन्होंने कि यहाँ पे मिलेगा आपको बीज, सब आलू मिलेगा, जो कुछ भी बीज है वो मिलेगा। फिर उन्होंने बंद ही किया, बस 5-6 दिन रहा, बस फिर बंद किया उसको। और हम देखेंगे पंचायत लेवल पे यहाँ पे जो इलेक्शन हुए वहाँ कहा गया कि फिर ग्राम सभा में हम मसले हल करेंगे, फैसिलिटीज यहाँ पे लाएंगे। उस हवाले से यहाँ पे कोई नहीं, ये तो कई हुई बातें होती है। जब उनकी इलेक्शन होती है तब वो कहेंगे, चाहे मिनिस्टर हो चाहे कोई भी DDC वाला भी, जो कोई भी आता है वो ऐसे ही कहता है कि हम ऐसा करेंगे वैसा करेंगे। जब वो उनकी वोटिंग हो जाती है उसके बाद कुछ नहीं होता है। तो क्या करने की जरूरत है अभी यहाँ पे, एसेंशियल क्या करने की जरूरत? बस एडमिनिस्ट्रेटर को कुछ जागना है इसमें, क्योंकि यहाँ बहुत ही मुश्किलात है इसमें, या बुरन में बहुत ही मुश्किलात है। चलिए अब आपको जिला राजौरी लिए चलेंगे और जिला राजौरी के अंदर आज काफी तरीके से जनता जो है वो खुश देखी जा रही है, क्योंकि हेलमेटन पुल का नाम बदलकर बंदा बहादुर सिंह पुल जो है वो रख दिया गया है। तो किस तरह से खुशी है, जमशेद की इस रिपोर्ट में देखिए। म्यूनसिपलिटी राजौरी की तरफ से जहां जिला के कई इलाकों को वाइट किए जाने के साथ साथ म्यूनसिपलिटी राजौरी ने एक नई अनोखी और पहल की है, जहां हेलमेंटन पुल जो राजौरी का बहुत पुराना पुल है, और हेलमेंटन कौन था, शायद राजौरी की तारीख में भी इस शख्स का नाम नहीं मिलेगा क्योंकि ये कहते हैं कोई अंग्रेज था। उस पुल का नाम चेंज कर अब बाबा बंदा सिंह बहादुर के नाम पर रख दिया गया, जिसमें काफी लोगों में खुशी देखने को मिल रही है। इस वक्त हमारे साथ है म्यूनसिपलिटी चेयरमैन, इनसे जानेंगे सर आपकी तरफ से एक ब्रिज का नाम चेंज कर दिया गया, कौन था ये हेलमेंटन, और अब जो बाबा सिंह बंदा सिंह बहादुर का नाम रखा गया है, क्या है इसके पीछे? देखो, हैमिल्टन ब्रिज राजौरी में 47 के बाद आज तक हमारे जितने भी यहाँ पे बुजुर्ग हुए हैं या आज की जो जनरेशन हैं, ये सारी इसी नाम से उस ब्रिज को जानती थी, लेकिन वो कौन थे इसके बारे में किसी को कोई पता नहीं है। मोटे तौर पे मैं बताऊं कि वो कोई ब्रिटिश आर्मी की कोई अपना कोई आदमी थे। अब उनका रैंक क्या था इसके बारे में हमें भी जानकारी नहीं है। तो वो कहीं कि उस वक्त वहाँ पर रहे हैं या कोई फौज वहाँ पर रही है जिसमें वो थे। और उसके बाद जहाँ तक सवाल है हमारे, जो अभी म्यूनसिपलिटी राजौरी ने जैसे अभी अपना उस ब्रिज का नाम है जो बाबा बंदा सिंह बहादुर जी के नाम पे रखा है। बाबा बंदा सिंह बहादुर जो है वो उन्होंने राजौरी में ही जन्म लिया है और इसी ब्रिज के बिल्कुल पास में ही उनका गुरुद्वारा है। और आज जो हमारे यहाँ की जो सरदार जो कम्युनिटी है अपना, चाहे वो राजौरी और पुंछ की है, इवन हमारे डिवीजन जम्मू की है, जो भी राजौरी में उनको पता था कि या पता है जिनको कि अपना इनका जन्म स्थान राजौरी में है, उन सब की ये डिमांड थी और ये बहुत पुरानी डिमांड थी कि बाबा बंदा सिंह बहादुर जी का नाम यहाँ पे किसी बड़े जो कोई मार्ग इस तरह का उनका यहाँ पे रखा जाए। तो म्यूनसिपल काउंसिल राजौरी ने जो हैमिल्टन ब्रिज का नाम था उसको तब्दील करके बंदा सिंह बहादुर जी का नाम दिया है। और वो राजौरी में पैदा हुए और उसके बाद पूरे मुल्क के अंदर उन्होंने नाम कमाया और अपने भारत के लोगों के लिए और मुल्क के लोगों के लिए उन्होंने अपनी पूरी जो जिंदगी है वो दी है। मैं इस तब्दीली पे अपने तमाम जितने भी सिख भाई हैं उनको मुबारकबाद देता हूं और तमाम राजौरी वासियों को मुबारकबाद देता हूं।
चलिए अब आपको डोडा लिए चलते हैं और डोडा में दिखा देते हैं कि गंदगी जिस तरह से फैली हुई है, काफी तरीके से परेशान है वहां पर लोग। और आपको ये भी बताएं कि इस गंदगी की वजह से कई लोगों के जो मकान हैं वो भी खस्ता हालत में हो गए हैं और ये लोग अब डिमांड कर रहे हैं सरकार से कि कुछ ना कुछ इनके लिए कार्रवाई यहां पर होनी चाहिए। लेकिन किस तरह से वो मांग रख रहे हैं, वसीम की रिपोर्ट में देख लीजिए। अभी हम मौजूद हैं वार्ड नंबर 8 में सदीक आबाद में, और सदीक आबाद के जितने भी लोग हैं सड़कों पे उतर आए हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं। इन्हीं से जानते हैं क्या ये प्रोटेस्ट कर रहे हैं, इन्हीं से इनकी डिमांड्स जानते हैं, क्या ये डिमांड्स रखते हैं। आपका नाम क्या है? मेरा नाम है जी निजामुद्दीन शेख। निजाम साहब, क्या पूरा मामला है, क्यों सड़कों पे उतर आए हैं आप आज? हम इसलिए आए हैं जनाब कि हमें बड़े अरसे से हमारी ये गलती है कि हमने बड़े अरसे से सड़कों पर आना था, लेकिन इन लोगों ने हमें झूठी बोला कि जी आज नहीं कल करेंगे, कल नहीं परसों करेंगे, ये करेंगे वो करेंगे। तो आज तक जनाब 3-4 साल हो गए ये इन्होंने यहाँ। देखिए टाउन के अंदर आप आते हैं, कभी काउंसलर वगैरह यहाँ पे वार्ड मेंबर कभी नहीं आया? वार्ड मेंबर जनाब आया था 1-2 बार, तो ये थोड़ा सा नारा था तो वो उन्होंने निकाल दिया था। तो उसके बाद बोलेंगे नहीं जी हम इसकी ये ड्रेन भी बना देंगे, ये सड़क जो है। डी साहब भी आए थे खुद यहाँ पर, ये क्या थे जनाब जेई साहब भी आए थे जिन्होंने वो पूरी एप्लीकेशन वगैरह ये बेचारा सजाद साहब ने दी वहाँ, फिर डीसी ऑफिस से लिखा कर लिया, सुपरिटेंडेंट साहब को दे दिया, एसओ साहब को, फिर भी वो कार्रवाई नहीं हुई। हम काफी ज्यादा देख रहे हैं यहाँ पे, कभी म्युनिसिपैलिटी का कोई अमला यहाँ पे नहीं आता? नहीं जी, म्युनिसिपैलिटी वाले कोई भी यहाँ नहीं आते, सफाई वाला तक भी नहीं आता। कि सफाई वाले को हम बोलते हैं कि भाई सफाई करो, बोलता आज निकाल आऊंगा। फिर हमें यही परेशानी है कि हमें जो ये एक तो ये है ये आरएनबी की जो दीवार यहाँ पे गिरी है सर 2019 में, सर 2019 में जो दीवार गिरी है अभी तक नहीं सर ये लगी है। तो हम आपके चैनल से आरएनबी डिपार्टमेंट से और उसके आला जितने भी हुकाम उनसे गुजारिश करते हैं कि कम से कम खुदारा इस पर नजर। पहले भी कभी आप आरएनबी डिपार्टमेंट? जी सर आरएनबी डिपार्टमेंट के साथ मेरे पास पूरा प्लान पड़ा है यहाँ पे सर, कि मैं बहुत बार गया उनके पास, कि मतलब बड़े कागज दिए उनके पास, डीसी साहब को एप्लीकेशन दी, हत्ता कि मैं खुद चीफ ऑफिस जम्मू तक पहुंचा सर। और मतलब इतने कागज मेरे पास आप लाइव दिखा सकते हैं सर, इतने कागज पड़े मेरे पास, लेकिन आज तक इस बारे में कोई सुनवाई नहीं हुई। तो सर हम आपके चैनल के माध्यम से उस एडमिनिस्ट्रेशन से ये अपील करना चाहते हैं कि खुदारा कम से कम हमारा माली और जानी नुकसान इससे काबल न हो कि हमें ये दीवार लग जाए। साफ तौर पे आप तस्वीरों में देख सकते हैं कुछ घर भी है यहाँ पे, और बारिशों में एक बार ये जो है गिर गया था। बारिश जब काफ़ी ज़्यादा हुई थी उसके बाद ये जो है दीवार गिर गई थी, मगर आरएनबी ने उसके बाद ये दीवार नहीं दी और म्युनिसिपैलिटी की कहीं ना कहीं कमज़ोरी नज़र आ रही है। आप कूड़ा देख सकते हैं कितना ज़्यादा है, और इनका ये भी कहना है कि यहाँ पे कोई भी साफ़ सफाई का कोई भी अमला नहीं आता है। म्युनिसिपैलिटी के पास भी बड़े बार ये लोग गए मगर कोई भी यहाँ पे नहीं आया। तो जो भी हायर अथॉरिटीज़ है उनको इस चीज़ पर ध्यान देने की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत है। देखते रहिए गुलिस्तान, वसीम गत्तू, डोडा। चलिए अब आपको जिला कठुआ ले चलते हैं और वहां पर दिखा देते हैं कि एंटी ड्रग्स की जो टीम है उसे किस तरह से सफलता हाथ लगी है। एनडीपीएस एक्ट के तहत इन लोगों पर मुकदमा दर्ज किया गया है। 6 किलो गांजे के साथ इन लोगों को यहां पर धर दबोचा गया। किस तरह से पूरी अपडेट है, सरबजीत के पास चलेंगे। सरबजीत क्या कुछ अपडेट कर रहे हैं, देखिए। नशे के खिलाफ जारी अभियान के तहत कठुआ पुलिस को आज फिर एक बड़ी कामयाबी हासिल हुई है। आपको बता दें कि जम्मू पठानकोट राष्ट्रीय राजमार्ग पर रक्सक्ता चक के करीब कठुआ पुलिस ने एक व्यक्ति को गिरफ्तार कर उसके कब्जे से 6 किलो गांजे की खेप बरामद की है। आपको बता दें कि इस संदर्भ में जानकारी देते हुए एसएसपी कठुआ डॉक्टर शैलेंद्र मिश्रा ने बताया कि पुलिस ने शक के आधार पर सक्ता चक नाके पर एक पैदल जा रहे व्यक्ति को जब जांच के लिए रोका है, जिसके बैग की तलाशी के दौरान पुलिस को 6 किलो गांजे की खेप बरामद हुई है। पुलिस प्रमुख का कहना है कि शुरुआती जांच में ये सामने आया है कि इस व्यक्ति ने ये खेप बिहार से जम्मू में डिलीवर करनी थी, जिसको लेकर ये लखनपुर में इंटरस्टेट बस के जरिए लखनपुर पहुंचा था, जिसके बाद वो लिफ्ट लेकर सक्ताचक नाके पर पहुंचा था। और नाके पर पुलिस के जवान जो तैनात रहते हैं उनको चौंकाने के लिए ये पैदल ही नाका पार कर रहा था, लेकिन पुलिस के अलर्ट जवानों ने वहां पर इसको दर लिया है और इसके कब्जे से 6 किलो गांजे की खेप बरामद की गई है। आपको बता दें इससे पहले भी कठुआ पुलिस ने एक गांजे की बड़ी खेप जो है बरामद की थी और आज भी कठुआ पुलिस को एक बड़ी कामयाबी हासिल हुई है। पुलिस ने विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। कठुआ से वीडियो जर्नलिस्ट कुलदीप चौधरी के साथ सरबजीत सिंह, JK 24/7 न्यूज के लिए। चलिए उसके साथ ही आपको लिए चलेंगे जिला सांबा, और जिला सांबा के अंदर भी आज शिव भक्तों का तांता पूरी तरह से देखा गया मंदिरों के अंदर, और जलाभिषेक करते हुए भी लोग दिखे हैं। ऋषि किस तरह से अपडेट कर रहे हैं, देख लीजिए।
महाशिवरात्रि के पर्व की आज सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। और आज महाशिवरात्रि का पर्व देश भर में धूमधाम से मनाया जा रहा है और बाबा भोले के जो भक्त हैं वो मंदिर परिसरों का रुख कर रहे हैं और बाबा भोलेनाथ के दर्शन कर रहे हैं और उनका आशीर्वाद पा रहे हैं। हम इस समय सांबा के माहेश्वर मंदिर में मौजूद हैं। ये प्रसिद्ध ऐतिहासिक देवस्थान है और यहाँ पर प्राकृतिक पिंडियां हैं आप शंभू जी की। और मेरे पीछे की तस्वीर भी आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि किस तरह से भारी यहाँ पर जन सैलाब श्रद्धालुओं का देखा जा रहा है। श्रद्धालु यहाँ पर माथा टेकने के लिए आ रहे हैं, भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद पा रहे हैं। मेरे साथ बात करने के लिए मौजूद है महंत श्री परशुराम गिरी जी महाराज। इनसे जानते हैं कि क्या कुछ इनका आज के दिन संदेश रहेगा। तो महाराज जी, सबसे पहले तो आपको महाशिवरात्रि के पर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो क्या आज के दिन पर आपका संदेश रहेगा और क्या इतिहास है इस महेश्वर मंदिर का? मैं आपके चैनल के माध्यम से सांबा ही नहीं, जम्मू ही नहीं, अपितु पूरे भारतवर्ष और पूरे विश्व को महाशिवरात्रि पर्व की अनंत शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं। आज का दिन भगवान शिव के पूजन अर्चन वंदन करने का दिन है। भगवान शिव एक ऐसे देव हैं जो कोई पदार्थों के भूखे नहीं, वो आपके भाव के भूखे हैं। आपके पास अगर पदार्थ और द्रव्य हैं तो आप दुग्ध चढ़ा सकते हैं, दधी चढ़ा सकते हैं, घृत चढ़ा सकते हैं, शहद चढ़ा सकते हैं, पंचामृत चढ़ा सकते हैं। अनेक पद्धतियों द्वारा भगवान शिव का अभिषेक अर्चन वंदन कर सकते हैं। और कुछ नहीं भी है तो एक लोटा जल लेकर के भगवान शिव का अपने भाव से अभिषेक किया जा सकता है। कहने का तात्पर्य आत्मा त्वम गिरजामति सहचरा प्राणा शरीरम ग्रहम पूजा ते विषयोपभोग रचना निद्रा समाधि स्तुति संचारा पदयो प्रदक्षिण विधि स्तोत्राणि शर्वागिरो यद्यत कर्म करोमि तत्तदखिलम शंभु तवाराधनम। भगवान आशुतोष जैसा कोई सरल और सहज देव कोई है ही नहीं। ये देवों के देव महादेव हैं। मैं आज के दिन यही अपील करूंगा कि कोरोना काल चल रहा है और ये काल बहुत दीर्घ काल तक नहीं चलेगा। हमारे राम मंदिर के निर्माण काल ने ही इस काल की संधि को समाप्त कर दिया है। आने वाले समय में लोग जब चर्चा करेंगे तो कोई नहीं कहेगा कि ये कोरोना काल था, सब कहेंगे कि 2020 और 2021 तो राम मंदिर निर्माण काल था। क्या आज भव्य राम मंदिर का निर्माण होने जा रहा है। बस भगवान आशुतोष से भी यही प्रार्थना है कि हे प्रभु, जिस तरीके से आपने जहर पी करके नीलकंठ आप बन करके आपने देवी देवताओं की रक्षा की थी, आज वो समय फिर पुनः आ गया। उसके साथ ही आपको लिए चलेंगे जिला उधमपुर और उधमपुर से दिखा देते हैं कि आज मंदिरों में किस तरह से भीड़ जो है वो देखी गई है। श्रद्धालु लगातार मंदिरों के अंदर पहुंच रहे थे और ज्यादातर आप देखिए कि भक्तों का तांता किस तरह से लगता हुआ नजर आ रहा था। शिव भोले को यहाँ पर आज जलाभिषेक भी किया गया। आशीष दत्त किस तरह से रिपोर्ट कर रहे हैं, देखिए। सुबह से ही जो यहाँ पर उधमपुर की अगर मैं देविका तट की अगर बात करूँ तो यहाँ पर उन्होंने जो भोले शंकर की जो है यहाँ पर दर्शन करने के लिए सुबह से ही लोग यहाँ पर उमड़े हैं। काफ़ी ज़्यादा हज़ारों की संख्या में जो है सुबह से ही श्रद्धालु यहाँ उधमपुर देविका तट पर पहुँच रहे हैं और भोले शंकर की जो है आराधना कर रहे हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर भी श्रद्धालु किस तरह से भोले शंकर को जो है यहाँ पर जल चढ़ाया जा रहा है। श्रद्धालुओं की यहाँ पर कोई कमी नहीं है। आप देख सकते हैं किस तरह से यहाँ पर श्रद्धालु जो हैं अपनी बारी का इंतज़ार भी कर रहे हैं कि भोले शंकर के वो दर्शन कर पाएँ और जो भी यहाँ पर पूजा अर्चना है उसे कर पाए। काफ़ी ज़्यादा संख्या में यहाँ पर रश देखा जा रहा है। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये दूसरा यहाँ पर मंदिर है, आप शंभू जो मंदिर है वहाँ पर भी आप देखिए कि किस तरह से श्रद्धालु जो हैं अपनी बारी का इंतज़ार कर रहे हैं। हाथ में ये जल लिए हुए हैं, बाल्टियाँ आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो हैं पूरी तरह से भरी हुई हैं पानी से और अपनी बारी का इंतज़ार कर रहे हैं। चलिए अब आपको जम्मू लिए चलते हैं और जम्मू से दिखा देते हैं कि अलग अलग मंदिरों के अंदर किस तरह से पूरे सूरत हाल बनते हुए नजर आ रहे थे। मैं अपने एडिटर से कहूंगी कि यहाँ पर 4 बिन में छोड़ा जाए और दिखाया जाए कि हर एक मंदिर के दर्शन किस तरह से आज लोगों ने किए हैं और SOPs का पालन होता हुआ दिख रहा था या नहीं। लेकिन सबसे बड़ी बात यहाँ पर यह है कि कैसे पूरी तरह से श्रद्धा का सैलाब आज मंदिरों के अंदर उमड़ता हुआ नजर आया। तो श्रीनगर लिए चलते हैं और श्रीनगर से हमारे संवाददाता हिलाल हमारे साथ जुड़ रहे हैं क्योंकि शब मिराज को लेकर वक्फ बोर्ड की तरफ से जो फैसला सुनाया गया है कि जो शबखानी है वो अपने घरों के अंदर ही करनी है, लेकिन किस तरह से वहां पर इसको मद्देनजर रखते हुए लोगों के अंदर रोष देखने को मिल रहा है, देखिए।
या ये डिसीजन उस वक्त कंट्रोवर्शियल नजर आ रहा है और कॉन्ट्राडिक्ट नजर आ रहा है। ये उस वक्त नजर आ रहा है कि जब जुमा की नमाज अदा करने की आप पर कोई पाबंदी नहीं है, जुमा की नमाज में भी लोगों का मजमुआ आ सकता है और फिर कल जुमा की नमाज है और फिर जियारत जो है मोए मुकद्दस की वो भी कराई जा सकती है, जिसमें लोगों की बड़ी भीड़ उमड़ आने की जो है गुंजाइश है। तो ये समझ में नहीं आ रहा है कि फिर सिर्फ एक हिस्से पर पाबंदी लगाकर सरकार क्या कुछ कहना चाहती है। और जब लोगों से बात की जाती है तो उनका कहना है कि अगर कोई पॉलिटिकल रैली होगी तो वहां पर लोगों का एक बड़ा जमावड़ा होता है, तो वहां पर ये पाबंदी क्यों नहीं होती है। सिर्फ स्कूलों और इसके साथ साथ जो मजहबी मामलात होते हैं तो उसमें ये सारी चीजें प्रोटोकॉल के नाम से क्यों लाई जाती है। हालांकि सवालिया निशान लगाते हुए नजर आ रहे हैं, सीधे तौर पर निशाना साधते हुए नजर आ रहे हैं, कुछ ऐसा। जी बिल्कुल, अगर आप लोगों से बात करेंगे तो वो आपको यही मिसाल देंगे कि कल ही वेस्ट बंगाल में आप देख सकते हैं कि जब से इलेक्शन के ऐलान हुए हैं और उसके बाद किस तरह से वहां पर रैलीज होती हैं और उन रैलीज में लाखों लोग जो है एक साथ होते हैं और कोई प्रोटोकॉल वहां पर नहीं होता है। और वहां पर क्या सरकार को नहीं लगता है कि वहां पर वायरस फैल सकता है, तो फिर क्या वजह है कि सिर्फ स्कूलों और ये रिलीजियस मकामात है यहाँ पर किया जा सकता है। उनका असल में यही बात कहने है कि जहाँ स्कूलों में और रिलीजियस प्लेस पे प्रोटोकॉल होना चाहिए, गाइडलाइंस होनी चाहिए और उसके तहत हर किसी को चलना चाहे, वहीं पॉलिटिकल रैलीज में भी ये सारी चीजें होनी चाहिए ताकि अगर यहाँ पर पाबंदी हो सके, यहाँ से हम बच सके। लेकिन पॉलिटिकल रैलीज में भी मद्देनजर रखते हुए अगर वक्फ बोर्ड की तरफ से ये फैसला लिया गया है तो इसका साथ देने की जरूरत थी, इसमें योगदान करने की जरूरत थी, लेकिन सवालिया निशान उठा दिया गया। देखिए आशा, आपको याद होगा कि जब कोविड बहुत नया नया था उसके बाद हमने देखा कि किस तरह से तमाम मजहबी मकामात पर, तमाम स्कूलों पर पाबंदी लगी है कि वहां पर जो है भीड़ जो है जमा नहीं होनी चाहिए और काफी देर तक वो सिस्टम भी चला। अब लोगों का यही मानना है कि अगर वाकई आपने लोगों को बचाना है और आपकी ये सोच और इसी मंशा के साथ आप आगे चलें तो फिर क्या वजह है कि जुमा के दिन सारे लोग जमा हो जाएंगे, तो क्या वजह है कि जियारत के मौके पर सारे लोग वहां पर जमा हो गए, तो क्या ये समझा जा सकता है कि उस दौरान कोविड नहीं फैल सकता है। इसी वजह से उनका मानना है कि अगर जुमा की नमाज की इजाजत है, पॉलिटिकल रैली की इजाजत है, तो फिर शब मेराज में भी होना चाहिए। चलिए, तो आपने देखा कि जम्मू कश्मीर के अंदर किस तरह से पूरे सूरत हाल बनते हुए नजर आ रहे हैं। हर दिन आपको अलग अलग जगहों से रिपोर्ट दिखाई जाती है और जमीनी सतह पर क्या कुछ चल रहा है इससे रूबरू करवाने की कोशिश रहती है ताकि जनता की जो आवाज है वो सरकार तक पहुंचे और उसका जल्द से जल्द निपटारा किया जाए। लेकिन आज जम्मू कश्मीर में आपने देखा कि किस तरह से अनंतनाग के अंदर यहाँ पर एनकाउंटर जो है वो होता है, जिसमें 2 आतंकवादियों को मार गिराया गया और जाहिर तौर पर कुछ असला भी यहाँ पर बरामद हुआ। यानी हम ये कह सकते हैं कि हमारे सुरक्षा बलों को आज बड़ी कामयाबी शिवरात्रि के पावन मौके पर हाथ लगती हुई नजर आ रही थी और उसके साथ ही शब्बे मिराज को लेकर भी काफी तरीके से लोग जो हैं वो परेशान दिख रहे हैं, रोष उन्होंने प्रकट किया है। वो साफ तौर पर कहते हुए नजर आ रहे हैं कि अगर यहाँ पर पॉलिटिकल रैलीज हो सकती हैं, इलेक्शंस हो सकती हैं, तो शब्बे मिराज क्यों नहीं हो सकती मस्जिदों के अंदर। और दूसरी ओर आप देखिए कि यहाँ पर एंटी ड्रग्स की जो टीम है वो किस तरह से सफलता हासिल करती हुई दिखाई दे रही है, क्योंकि एनडीपीएस के तहत मुकदमा तो दर्ज कर दिया गया लेकिन इन लोगों की जड़ों तक पहुंचना बहुत जरूरी है। और उसके साथ ही आपने देखा कि महाशिवरात्रि का पावन पर्व जो है वो जम्मू कश्मीर में किस तरह से पूरे उत्साह और हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। फिलहाल आप देखते रहिए कार्यक्रम। खबरों से अपडेट रहने के लिए JK24/7 न्यूज के YouTube चैनल को आज ही सब्सक्राइब करें और Facebook पेज को भी फॉलो करें।